नमस्कार, बायजूस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 फरवरी के द हिंदू समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। जो पहली खबर यहाँ पर विश्लेषण के लिए ली गई है वो भारत और चीन के संबंधों से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल से ही भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद शुरू हो गया था, जो कि अभी तक चलता आ रहा था। और इसी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए भारत और चीन की तरफ से जो है एक डिसएंगेजमेंट प्लान की चर्चा की गई है, उसे तैयार किया गया है, जिसकी सूचना हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा को दी है। आइए जानते हैं कि आखिर ये प्लान क्या है और किस तरीके से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में डिसएंगेजमेंट होगा। आइए इस डिसएंगेजमेंट प्लान को इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल में जो चीन की सेना है वो फिंगर 8 से उठकर फिंगर 4 पर आ गई थी। अप्रैल के पहले भारत की जो सेना है वो फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक गश्त करती थी, जो वो नहीं कर पा रही थी। और यहीं पर फिंगर 4 में भारत और चीन की सेना के बीच में जो है विवाद शुरू हो गया। इस डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत इस विवाद को थोड़ा बहुत खत्म करने का प्रयास किया गया है। इस प्लान के तहत जो चीन की सेना है वो फिंगर 4 से उठकर फिर से फिंगर 8 पर जाएगी और फिंगर 8 पर उसके बने हुए जो पोस्ट हैं वहां पर जो है चली जाएगी, जिसे हम सृजप पोस्ट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये कैंपों के नाम जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से जो भारत की सेना है वो फिंगर 4 से थोड़ा सा पीछे हटेगी और फिंगर 3 के पास जो उसके अस्थाई पोस्ट है जिसका नाम है धन सिंह थापा पोस्ट, वहां पर चली जाएगी। याद रखिएगा इस पोस्ट का नाम भी, क्योंकि अब समाचार में जो है आने के बाद ये फेमस हो चुका है ये पोस्ट, और एग्जाम में कभी भी इसे पूछा जा सकता है। तो फिंगर 3 के पास जो पोस्ट है भारतीय सेना का, उसका नाम है धन सिंह थापा पोस्ट। अब यहां पर जो है पेंगोंग जो झील है उसके उत्तरी किनारे पर ये जो डिसएंगेजमेंट सबसे पहले होगा, और इसी के बाद दक्षिणी किनारे पर भी डिसएंगेजमेंट का प्लान किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे हैं वहां पर भारत जो है ऊंचाई पर है और वहां पर हम महत्वपूर्ण लाभ की स्थिति में है। लेकिन जब उत्तरी किनारे में डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा तो दक्षिणी किनारे में भी डिसएंगेजमेंट का प्लान किया गया है। यानी कि पेंगोंग झील का उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारा दोनों तरफ जो है डिसएंगेजमेंट होगा भारत और चीन की सेनाओं के बीच। यहां पर जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो 8 किलोमीटर का जो एरिया है जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में पड़ता है, यहां पर जो है कोई भी सेना जो है, ना चीन की सेना ना भारत की सेना गश्त करेगी। यानी कि जब तक इसका कोई हल नहीं निकाला जाता तब तक भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो इस 8 किलोमीटर लंबे एरिया में जो है गश्त करने से बचेंगी, गश्त करने वहां पर नहीं जाएंगी। ये बात निकलकर यहां पर सामने आ रही है। इसी डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत जो भी निर्माण चीन की सेना के द्वारा इस 8 किलोमीटर वाले एरिया में किया गया है उसे चीन को जो है हटाना होगा। यानी कि जो चीन की सेना जिसने फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में बहुत सारे कैंप बना लिए थे, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण कर लिया था, उस सारे के सारे टेंटों को, सारे अस्थायी निर्माणों को उसे हटाना होगा और तब जाके ये डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से लागू होगा। तो ये 4 से 5 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर निकल के सामने आई हैं जिसे हमें जानने की जरूरत थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फिंगर 3 के पास जो भारत की ये पोस्ट है उसका नाम धन सिंह थापा पोस्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये धन सिंह थापा 1962 की लड़ाई के हीरो रह चुके हैं, और ये भी इत्तेफाक की बात है कि इनका जो पोस्टिंग है वो इसी सृजप पोस्ट पर था 1962 में। जब 1962 में चीन की सेना ने भारत पर आक्रमण किया था तो धन सिंह थापा जी यहीं पर जो है पोस्टेड थे, और यहाँ पर उन्होंने चीन की सेना से बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की। 2 बार उनके हमलों को उन्होंने विफल किया, लेकिन चूंकि चीन की सेना ने बहुत भारी मात्रा में आकर के यहाँ पर आक्रमण किया था, इसीलिए उन्हें जो है चीन की सेना के द्वारा बंधक बना लिया गया।
आगे चल के जब उन्हें चीन के सेना के द्वारा लौटाया गया तो उससे पहले ही उन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका था। तो याद रखिएगा, धन सिंह थापा पोस्ट को बहुत ही एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे समाचार की तरफ। यहाँ पर जो है फिर से जो है एक एडिटोरियल आया है हिंदू में जो कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। आज के अखबार में 2 एडिटोरियल जो है आए हैं जो कि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और दोनों एडिटोरियल जो है एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। कैसे, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। जो पहला एडिटोरियल है वहां पर इसके संपादक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो आपदाएं आ रही हैं उसकी विकास यात्रा से जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड धीरे धीरे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में उभरा और जो उसका विकास तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर किया गया, कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो है बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। यहाँ पर लेखक ने जो है 300 BC से लेकर के 20वीं शताब्दी तक का जिक्र करके ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे धीरे धीरे जो उत्तराखंड है वो एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में उभरता गया और जैसे ही वो तीर्थ स्थल के रूप में उभरा वहां पर जो है लोगों के आने की जो संख्या है वो भी बढ़ती गई। यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि पिछले 6 दशकों में हुई जनसंख्या वृद्धि, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के कारण उत्तराखंड में जो है तीर्थ यात्रियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। उस राज्य की अपनी जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हुई, जिसके कारण जो है वहाँ के पर्यावरण पर जो है बहुत दबाव बढ़ गया। यहाँ पर 1962 की लड़ाई का जिक्र करते हुए यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसके बाद बड़े पैमाने पर जो है सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, छावनियों का निर्माण, सुरंगों का निर्माण, सीमा सड़क संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और THDC के द्वारा जो है किया गया। ये सारे जो विकास कार्य हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे डेवलपमेंट किया, वो कहीं ना कहीं वहाँ की प्रकृति को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। इस दूसरे आर्टिकल में इसी को समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो है द हिंदू कुश हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट की चर्चा की गई है जो 2019 में प्रकाशित की गई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार जो हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियर है 1/3 भाग है वो 21वीं शताब्दी तक आते आते खत्म होने के आसार हैं। ऐसा जो है द हिंदू कुश हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट के में कहा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है 2014 में डॉक्टर रवि चोपड़ा कमेटी की भी चर्चा की गई है। पहले मैं ये बता दूं कि ये कमेटी क्यों बनाई गई थी। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य ये था इस बात की जांच करना कि जो उत्तराखंड में बनाए जा रहे हैं डैम है उनका असर जो है वहाँ की प्रकृति पर कैसा पड़ रहा है। क्या जो भूकंप आ रहे हैं उत्तराखंड में कहीं उसका कारण वहाँ पर बनने वाले डैम और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के जनरेट करने के लिए जो बहुत भारी मात्रा में बांध बनाए जा रहे हैं कहीं वो तो नहीं है। और इस रवि चोपड़ा कमेटी ने भी यही कहा कि वो जो डैम बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में पन बिजली को उत्पन्न करने के लिए वो उत्तराखंड में की प्रकृति को जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जरूर इस 2 कमेटियों को भी आप लोग जरूर यहाँ से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस कमेटियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे खबर की तरफ जो कि असम और वेस्ट बंगाल के एक जनजाति से जुड़ा हुआ है जिसे हम कोचराब बोगनसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है एक निर्वासित नेता जिनका नाम अनंत राय है, उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि जो कोचराब बोगनसी जो जनजाति है, जो समुदाय है, इसे जो है असम में जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। और ऐसा उन्होंने कब कहा? हमारे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद। ये जो कोचराब बोगनसी है वह उन 6 समुदायों में से एक है जो असम में जो है ST का दर्जा मांग रहे हैं, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। यहाँ पर जो है राज बोगनसी के अलावा जो 5 जनजातियां हैं उसके नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो कि पेपर में दिया हुआ है। वो है आदिवासी, चूटिया, मटक, मोरन और ताई अहोम। यहाँ पर जो है इसके बारे में खुल करके चर्चा की गई है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मटक जनजाति या फिर ताई अहोम जो जनजाति है वो हमारे देश के किस प्रदेश में पाई जाती है। तो थोड़ा सा जो है
इन आदिवासियों के जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम बात करें कोच राघवोंसी जनजाति के बारे में, तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी आपको दे दी है, और वो ये है कि ये जो समुदाय है इसकी जड़ें जो हैं कामता साम्राज्य तक फैली हुई थी। अब ये कामता साम्राज्य जो है वो असम, पश्चिम बंगाल और उसके जो आसपास के प्रदेश हैं वहां तक फैला हुआ था। मध्ययुगीन काल में ये समुदाय जो है काफी शक्तिशाली था और वह कामतपुर नामक स्थान पर जो है शासन करता था। कामतपुर जिसमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और भारत के उत्तर पूर्व का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। आज़ादी के बाद ये जो कूच बिहार है, जो आगे चल के कामतपुर जो कूच बिहार के नाम से जाना गया, वो जो कूच बिहार है वो पश्चिम बंगाल में शामिल हो गया। और आज ये जनजाति असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने यहाँ पर दे दी हैं, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कोच राघवोंसी जो समुदाय है वो भारत के किन किन राज्यों में जो है पाई जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इनका कंसंट्रेशन है वो बंगाल और असम में है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बहुत दिनों से इस समुदाय के द्वारा एक अलग राज्य की भी मांग की जा रही है, जिसमें उत्तर बंगाल, असम के निचले हिस्से जो है शामिल करने की बात कही है। अपने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए इन्होंने एक उग्रवादी संगठन का भी है निर्माण किया है, जिसे हम कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यह एक उग्रवादी संगठन है जो कि अलग कामतापुर राज्य की मांग को लेकर के बनाया गया। इसको देखते हुए 2020 में असम सरकार के द्वारा कामतापुर स्वायत्त परिषद का भी गठन किया गया था। लेकिन आज जो न्यूज आई है वो क्या है कि यहां पर जो है इस कोच राघवोंसी जो समुदाय है उसे जो है असम में जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। अभी दिया नहीं गया, दिया जाने के संकेत हैं यहाँ पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर भी हैं जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ, जो कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा मंगलवार को राज्यसभा में ये पुष्टि की गई कि भारत की जो सरकार है वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ एक विधेयक ला रही है। अब समझ लेते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी मुद्रा का डिजिटल फॉर्म है, अर्थात जिस तरीके से कागज के बने हुए नोट होते हैं या फिर मेटल की जो सिक्के होते हैं वो उस तरीके से नहीं है, वह एक डिजिटल मुद्रा का फॉर्म है। और यहाँ पर जो है चूंकि ये डिजिटल है इसीलिए इसका दुरुपयोग भी बहुत ही भारी मात्रा में होता है, क्योंकि डिजिटल करेंसी होने के नाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कई प्रावधान जो है यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। और इसी को देखते हुए 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है बैंकों को यह निर्देश भेजा था कि वो क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने वाले लोगों को सेवाएं प्रदान ना करें। लेकिन इस आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दी गई थी। लेकिन चूंकि जो क्रिप्टो करेंसी का जो उपयोग है वो दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत देशों में जो है भारी मात्रा में इससे ट्रेडिंग की जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को भारत में पूरी तरीके से बंद नहीं करेगी, बल्कि इसके स्मार्ट विनियमन के लिए सुनिश्चित करेगी। कहने का आशय यह है कि जिस तरीके से भारत की करेंसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी जो नियम और कानून बनाते हैं, उसी तरीके से सरकार कानून बनाने का काम करेगी। और देखना पड़ेगा कि इस विधेयक में आगे चल के क्या क्या और चीजें आती हैं। फिलहाल ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है क्रिप्टो करेंसी को बंद नहीं किया जा रहा है, उस पर बैन नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि कुछ नियम कानून के तहत उसको ला करके जो है उसको भारत में चलाने की योजना है। बाकी जब ये विधेयक लाया जाएगा संसद में तब इसके बारे में और कुछ हम लोग खुल करके और विस्तार में बातें करेंगे। आइए चलते हैं आज के अगले समाचार की तरफ, और वो जो है यूएस और म्यांमार से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि म्यांमार में वहाँ की सेना ने जो है वहाँ की चुनी हुई सरकार को हटा दिया है और वो खुद वहाँ पर काबिज हो गए हैं। और वहाँ की जो सबसे प्रमुख जो नेता हैं
आंग सान सू की और बहुत सारे लीडर्स को जो है वहां पर जेल में जो है बंद कर दिया गया है। और लोकतंत्र की मांग को लेकर के वहां की जनता के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहां पर यूएस के ऊपर यह दबाव था कि वो म्यांमार के सैनिक शासकों के खिलाफ कोई ना कोई प्रतिबंध लगाए। और इसी दबाव के सामने झुकते हुए जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है यहाँ पर म्यांमार की सेना से जुड़े हुए जो जनरल्स के जो पैसे रखे हुए हैं जो कि 1 बिलियन के बराबर हैं, उनके निकालने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो पैसे जो वहाँ की जनरल्स मतलब सैनिकों के पैसे जो कि 1 बिलियन डॉलर के करीब हैं, वो उसे जो है यूएस से बाहर नहीं ले जा। तो इस तरीके का सैंक्शन जो है यूएस के द्वारा जो है म्यांमार के लिए लगाया गया है। आइए एक और महत्वपूर्ण जो समाचार है उसका हम लोग यहाँ पर विश्लेषण कर लें। और ये जो समाचार है ये भारत में चल रहे हैं ओटीटी प्लेयर्स को लेकर के हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ओवर दी टॉप। ये जो है आम चैनल जो हमारे घरों में आते हैं उनसे थोड़े से अलग हैं। शुरू में ये बहुत ही छोटे पैमाने पर काम करते थे, लेकिन अब इनका बाजार भी क्या है, बहुत ही बड़ा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2019 में इनका जो कुल बिजनेस है वो लगभग 500 करोड़ का है, लगभग 500 करोड़ का है, जो कि 2025 में बढ़कर 4000 करोड़ का होने की संभावना है। 2025 में मात्र 6 सालों में जो है 500 करोड़ से बढ़कर इनका बिजनेस जो है 4000 करोड़ के पास पहुंचने की संभावना है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 2019 के अंत तक लगभग 17 करोड़ ऐसे लोग थे जो कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे थे। 17 करोड़ एक बहुत बड़ी क्या होती है, संख्या होती है। यानी कि कहने का आशय ये है कि ये जो ओटीटी प्लेयर्स हैं भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बाद भी भारत सरकार द्वारा इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो है नियम कानून अभी तक नहीं बनाया गया था। लेकिन जो IAMAI है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इन ओटीटी प्लेयर्स के समझिए इनका क्या है, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जो है इंतजार नहीं किया कि गवर्नमेंट का इंतजार नहीं किया कि वो कुछ रेगुलेशन लेकर के आए और तब जो है इन पर जो है इनको रेगुलेट किया जाए। उन्होंने जो है एक सेल्फ रेगुलेशन का रास्ता चुना। सेल्फ रेगुलेशन का रास्ता मतलब ये है कि सरकार भले ही अभी नियम कानून लेकर के नहीं आई है, जो कि बहुत जल्द ही लेकर के आने वाली है, लेकिन ये IMI के गाइडलाइंस होंगे ऐसे जिनको कि इन्हें फॉलो करने होंगे। और ये जो गाइडलाइंस IAMI के द्वारा बनाए गए, इन्हीं को एक्सेप्ट किया गया है किसके द्वारा, इन 17 OTT प्लेयर्स के द्वारा। तो ये न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके IMI का फुल फॉर्म, OTT होता क्या है, और जो मैंने यहाँ पर आपको विश्लेषण बताया कि आखिर क्यों इनको रेगुलेट करने के लिए नियम कानून बनाने की जरूरत है सरकार की तरफ से, जो कि वो बहुत ही जल्द करने वाली है, क्योंकि इनका बाजार भी अब बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो 17 जो प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जो है IMI के द्वारा बनाया गया जो सेल्फ रेगुलेटरी जो नियम और कानून हैं, उन्हें जो है उन्होंने अपनाया है और इसके तहत वो काम करेंगे जब तक कि सरकार जो है अपनी गाइडलाइन लेकर के नहीं आती। तो ये कुछ समाचार आज के द हिंदू में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैंने इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं और एक मेंस के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको जो है 250 शब्दों में आपको लिख करके सबमिट करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चीन के साथ व्यापक संबंध के लिए LAC में विघटन महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करें। मतलब जो पहला समाचार जिसका हमने यहाँ पर क्या क्या विश्लेषण किया, जिसके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई, उसको ध्यान में रख करके इसका आप लोग आंसर लिखिएगा। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। बायजूस के
जो भी प्लेटफॉर्म है उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।